Hello students, I welcome you all in the online lecture series of Core Java Programming, and today I will impart my lecture on Java variable type. This is the lecture 17 of unit 1, so let's get started. So variables in Java. A variable is a name given to a memory location. It is the basic unit of storage in a program. आपने ये डेफिनेशन अपने प्रीवियस ईयर्स में भी पढ़ी होगी, जिसमें हमने ये बताया है कि जो वेरिएबल होता है वो बेसिकली एक नाम होता है, एक आइडेंटिफायर होता है जो हम किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को देते हैं। और वो जो मेमोरी लोकेशन है वो आपके किसी टाइप की डेटा को होल्ड करने के काम में ली जाती है। तो आप अपना डेटा मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करवाते हैं और उस मेमोरी लोकेशन को हम यानी कि प्रोग्रामर अपनी तरफ से कोई नाम देता है, तो उस नाम को क्या कहा जाता है? वेरिएबल। और जो वेरिएबल है वो बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ प्रोग्राम है, कि मतलब एकदम बेसिक जो यूनिट हम स्टोरेज की बोलेंगे तो वो कौन सा होता है? वेरिएबल होता है। द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। किसी भी वेरिएबल में जो आपने वैल्यू स्टोर कर रखी है वो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपने किस तरीके का कोड लिखा है। बट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती, वो चेंजेबल होती है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज अ वेरिएबल इज ओनली अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। ऑल द ऑपरेशंस डन ऑन द वेरिएबल अफेक्ट्स दैट मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब ये है कि आप तो एक पर्टिकुलरली नाम दे रहे हैं ना किसी मेमोरी लोकेशन को यूजिंग वेरिएबल। वेरिएबल एक नाम हुआ जो आपने मेमोरी लोकेशन को दिया है, और एक्चुअल डेटा कहाँ स्टोर है? उस मेमोरी लोकेशन में है जिसको आपने नाम दिया है। तो जितने भी ऑपरेशंस आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, रिलेशनल ऑपरेशन, जितने भी टाइप के ऑपरेशंस आप अपने डेटा पे परफॉर्म करते हैं वो एक्चुअल में वेरिएबल को अफेक्ट नहीं करता, वो अफेक्ट करता है उस मेमोरी लोकेशन को, क्योंकि जो डेटा है वो तो मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर है ना, और ऑपरेशंस हमेशा डेटा पे परफॉर्म किए जाते हैं। तो आपकी मेमोरी लोकेशन अफेक्ट होगी, मतलब कि जो मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर का डेटा अफेक्ट होता है। So a variable is only a name given to a memory location. All the operations done on the variable affects that memory location. Operations तो हम variable पे कर रहे हैं, लेकिन actual में effect कहाँ पे आ रहा है? memory location पे. Because variable is just a name for your particular memory location. Now in Java, all the variables must be declared before use. Java में सभी variables को अगर आपको फ्यूचर में यूज करना है तो उनको पहले ही डिक्लेयर करना जरूरी है। नाउ जावा वेरिएबल टाइप्स। देखिए, हमें हमारे जो यूनिट 1 है उसमें टॉपिक है वेरिएबल स्कोप। तो वेरिएबल स्कोप को समझने से पहले आपको जावा के वेरिएबल टाइप्स को समझना पड़ेगा। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा: लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। तो हम 3 तरह के वेरिएबल्स जावा के अंदर पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि ये कैसे एक दूसरे से अलग है। और इन्हीं के बाद, इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद, हम वेरिएबल्स के स्कोप की बात करेंगे। हालांकि काफ़ी कुछ बात तो हम यहीं पे कर लेंगे स्कोप की, लेकिन एक पर्टिकुलर टॉपिक जो आएगा इस लेक्चर के बाद वो होगा वेरिएबल स्कोप। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या है। सो फर्स्ट इज लोकल वेरिएबल। इससे तो आप सब फेमिलियर हैं। देखिए, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ मेथड और अ ब्लॉक इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। कोई भी ऐसा वेरिएबल जो आप अपनी बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं या किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में डिक्लेयर करते हैं वो कहलाता है लोकल वेरिएबल। यू कैन यूज दीज वेरिएबल्स ओनली विद इन दैट मेथड और ब्लॉक। आप उन वेरिएबल्स को सिर्फ उसी पर्टिकुलर मेथड या ब्लॉक जिसमें कि वो डिक्लेयर किए गए हैं यूज कर सकते हैं। एंड द अदर मेथड और ब्लॉक्स इन द क्लास are not even aware that the variable exists. आपने जो वेरिएबल किसी पर्टिकुलर मेथड या ब्लॉक में डिक्लेयर किया है उसके बारे में क्लास के अदर जो मेथड्स या ब्लॉक्स हैं उनको बिल्कुल भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि किसी पर्टिकुलर नाम से ये पर्टिकुलर वेरिएबल जो है इस पर्टिकुलर मेथड में डिक्लेयर है। वो सब अवेयर होते हैं। आप इसको मतलब किसी भी मेथड की बॉडी में आपने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, आप मेथड के कर्ली ब्रेसेस या मेथड की बॉडी से बाहर आते ही उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है, उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता इनफैक्ट। ओके, सो किसी भी मेथड और ब्लॉक के अंदर जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं वो लोकल वेरिएबल होता है, और उस मेथड या ब्लॉक के बाहर
क्लास में जितने भी मेथड या ब्लॉक हैं उनको इनफैक्ट उसके बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं होती कि ऐसा कोई लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है. Third point is, these variables are created when the block is entered or the function is called and destroyed after exiting from the block or when the call returns from the function. इस लाइन का मतलब ये है कि जो वेरिएबल है वो कब क्रिएट किया जाता है. वो वेरिएबल तब किया जाता है जब हम ब्लॉक में एंटर हो रहे हैं या हम हमारे फंक्शन को जिसमें कि उस वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं या डिक्लेयर कर रहे हैं उस मेथड को आप कॉल करते हैं. और ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कब, जब आप ब्लॉक के बाहर आ जाए या आपका जो मेथड है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है और अब जो कॉल है वो रिटर्न हो रहा है उस पर्टिकुलर फंक्शन से. A local variable cannot be defined with static keyword. ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि local variable को आप कभी भी static नहीं बना सकते हैं. A local variable cannot be used without initializing and initialization of local variable is mandatory. Local variable को use करने से पहले आपको उसे initialize करना ही करना पड़ेगा. तो ये mandatory है कि जब भी आप local variable को declare कर रहे हैं उसको initialize भी करें. The local variable are stored on a stack. ये आपके कुछ मेमोरी एरिया होते हैं जैसे स्टैक हो गया, हीप हो गया. तो स्टैक पे जिस टाइप का वेरिएबल स्टोर होता है उसे हम कहते हैं लोकल वेरिएबल. नाउ ये एक सैंपल प्रोग्राम है जिससे आप समझ सकेंगे कि क्या होता है जब हम लोकल वेरिएबल को उसके स्कोप के बाहर एक्सेस करें और क्या होता है अगर उसे प्रॉपर वे में एक्सेस करें. तो आप पहला प्रोग्राम देख सकते हैं. ये मेरी क्लास है पब्लिक क्लास स्टूडेंट डिटेल. इसमें मैंने एक मेथड बनाया है पब्लिक वॉइड स्टूडेंट एज. ये एक मेथड है और इसके अंदर ये इंट एज जिसमें मैंने 0 इनिशियलाइज करवाया क्योंकि लोकल वेरिएबल को यूज करने से पहले आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इंट एज सेमीकोलन लगा दें और ये इनिशियलाइजेशन करवाएं नहीं और उसके बाद एज में +5 कर दें. तो ये यहाँ पे एरर आ जाएगा. आपको लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त ही उसे इनिशियलाइज करवाना मैंडेटरी है. सो आपने क्या किया, पब्लिक वॉइड स्टूडेंट एज मेथड में एक वेरिएबल लिया, उसको आपने 0 से इनिशियलाइज किया. उस वेरिएबल का नाम क्या है, एज. अभी एज एक नाम है किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का और उस मेमोरी लोकेशन में क्या है, 0 डिजिट स्टोर है क्योंकि आपने यहाँ पे 0 उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में स्टोर करवाया है. नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप क्या कर रहे हैं, आप उस वेरिएबल के अंदर मतलब कि उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जिसका नाम एज आपने दिया है उसमें उसके अंदर के डेटा में अंदर डेटा क्या था 0, उसमें क्या करवा रहे हैं +5. तो आपने क्या किया, जो वो लाइन मैंने पढ़ी थी कि वेरिएबल पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो एक्चुअल में मेमोरी लोकेशन को अफेक्ट करता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि एज का मतलब वेरिएबल के साथ आपने प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया लेकिन एक्चुअल में ये जो एडिशन हो रहा है ये किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या ये डेटा वहाँ पे अपडेट हो रहा है और उस मेमोरी लोकेशन को आपने नाम दे रखा है एज. तो आपने यहाँ पे क्या किया, एज में +5 किया और एज में ही स्टोर करवा दिया और उसके बाद आप system.out.println की मदद से आप एज को प्रिंट करवा रहे हैं. अब आप आ जाइए मेन मेथड में जहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन हमेशा स्टार्ट होता है. आप देख रहे हैं कि ये एक क्लास है और इसमें 2 मेथड मैंने बनाए हैं, एक पब्लिक वॉइड स्टूडेंट एज और एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ये हमारा मेन मेथड है. मेन फंक्शन कॉलिंग हमारी यहाँ से होती है जैसे सी में और C++ में हमारा मेन फंक्शन होता है वैसे ही ये यहाँ पे मेन फंक्शन की तरह काम करता है. नाउ इसके अंदर आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर क्लास का जो आपने बनाई थी दैट इज स्टूडेंट डिटेल उसका आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया. ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये है कि स्टूडेंट डिटेल आप क्लास का नाम लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, उसके बाद आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं और आप फिर कीवर्ड यूज करते हैं न्यू. न्यू कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है ये हम फर्दर अपने लेक्चर्स में क्लियर कर लेंगे इस टॉपिक को भी. सो अभी के लिए इतना याद रखें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए और इनिशियलाइज करने के लिए आप ये पर्टिकुलर सिंटेक्स लिखते हैं जिसमें पहले होता है आपका क्लास का नेम और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम, फिर न्यू ऑपरेटर और फिर स्टूडेंट डिटेल और ये एक मेथड है. तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या है, ये है कंस्ट्रक्टर. ओके, नाउ आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट एज मतलब कि ये जो आपका मेथड है इसको आप कॉल कर रहे हैं. तो मेथड को कॉल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं. तो ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट एज. अब आप क्या करें, इस मेन मेथड से मतलब आपने इस मेन मेथड से किसको कॉल किया, आपने कॉल किया इस स्टूडेंट एज वाले मेथड को और ये एग्जीक्यूट हुआ तो ये प्रिंट करवा देगा यहाँ पे एज.
एज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी क्योंकि इसी के स्कोप में एक्सेस हो रहा है। सो ये जो प्रोग्राम है ये हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं और हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे भी सेम ही चीज़ हो रही है। कहाँ तक? जब तक कि एज में कुछ एडिशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे एज में एडिशन हो रहा था, यहाँ भी एज में एडिशन हो रहा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो प्रिंट करवाने की कोशिश की गई, ये कहाँ हम करवा रहे हैं? ये हम करवा रहे हैं हमारे मेन फंक्शन में। आप डिफरेंस से ही समझ जाएंगे कि क्यों यहाँ ऑब्जेक्ट बना के इस मेथड को कॉल करना पड़ा, और जब हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। तो आप इस मेन मेथड में जब आए तो आपने system.out.println और यहाँ पे आपने इस स्टेटमेंट की मदद से एज की वैल्यू को प्रिंट करवाने की कोशिश करी। अब आप सोचिए कि अगर एज हमारा लोकल वेरिएबल है, वो लोकल वेरिएबल क्यों है? क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर मेथड की बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया गया है। सो ये इस मेथड से बिलोंग करता है, और इस मेथड के बाहर के मेथड इस वाले लोकल वेरिएबल से अवेयर नहीं होते। यही लाइन हमने पढ़ी थी कि किसी भी मेथड में जो लोकल वेरिएबल को आप डिक्लेयर करते हैं या यूज करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं, उसके बारे में उस पर्टिकुलर मेथड के बाहर वाले मेथड्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। तो यहाँ पे ये ऐसे वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जो इसके लिए वैलिड ही नहीं है। भाई ये मेथड तो इससे अवेयर ही नहीं है। अब जब कोई चीज अवेयर ही नहीं है और उसकी बॉडी में आप इसको प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंपाइलर क्या करेगा? आपको एरर जनरेट करेगा, क्योंकि जो एज था वो आपका स्टूडेंट एज वाले मेथड के लिए लोकल वेरिएबल था। तो लोकल वेरिएबल को किसी दूसरे मेथड में आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ये जो प्रोग्राम है ये रॉन्ग है, और कंपाइलर आपको एरर प्रोवाइड करते हैं। और तरीका क्या है? सही तरीका क्या है कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाएं और उस ऑब्जेक्ट की मदद से आप इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करें और उसके अंदर आप उस लोकल वेरिएबल को एक्सेस करें, प्रिंट करवाएं, एडिशन करें, जो भी आप करना चाहते हैं। Now the second type of variable is instance variable. Instance variable are non-static variables. देखिए लोकल के साथ भी हम स्टैटिक नहीं लगा सकते। इसी तरह जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं एंड आर डिक्लेयर्ड इन अ क्लास आउटसाइड एनी मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। देखिए डिफरेंस समझिएगा। जो लोकल वेरिएबल होता है वो किसी पर्टिकुलर मेथड, ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर किया जाता है और एक्सेस किया जाता है, जबकि इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो ना तो किसी मेथड के अंदर होते हैं, ना ही किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर होते हैं, और ना ही किसी ब्लॉक के अंदर होते हैं। वो डिक्लेयर किए जाते हैं क्लास के अंदर। समझ रहे हैं आप? सो इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि हम ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस भी बोलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इसीलिए इसको हमने इंस्टेंस वेरिएबल बोला है, क्योंकि ये अटैच होता है हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ। किस तरीके से? इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल आपने अपने प्रोग्राम में बनाया है, आपने डिक्लेयर किया है, तो आप उसको एक्सेस अगर कर पाएंगे, तो आप डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर सकते। आपको उसे एक्सेस करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट की मदद से। Instance variable are object specific and used by objects to store their states. Instance variable object specific होते हैं और ऑब्जेक्ट जो है अपने स्टेट को स्टोर करने के लिए इंस्टेंस वेरिएबल को यूज में लेते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए, आप C++ को याद कीजिए, उसमें जो हम क्लास बनाते थे, क्लास के अंदर हम कुछ डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करते थे, जिसमें डेटा वेरिएबल्स होते थे या मेंबर वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शंस होते थे। जो फंक्शंस होते हैं किसी भी क्लास में वो शेयरेबल मोड में होते हैं। मतलब सारे ऑब्जेक्ट उस क्लास के जितने भी आप बनाएंगे आगे, वो सेम उस फंक्शन को एक्सेस करते हैं और उसको सभी एक्सेस कर सकते हैं। तो वो शेयरेबल मोड में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी पर्सनल कॉपी होती है फंक्शन की, जो मेंबर फंक्शन है। लेकिन जब हम मेंबर वेरिएबल्स की बात करते हैं या डेटा वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो उस केस में जो क्लास के डेटा मेंबर्स होते हैं उनकी एक सेपरेट कॉपी सभी ऑब्जेक्ट्स के पास होती है जो आपने बनाई है। जो जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं, एक क्लास है मान लीजिए स्टूडेंट, और उसके S1 S2 S3 S4 S5 5 ऑब्जेक्ट आपने बनाए, और उस स्टूडेंट क्लास में जो मेंबर वेरिएबल थे वो थे नेम, एज, मार्क्स, या नेम, एज, रोल नंबर। तो ये तीनों जो डेटा मेंबर्स हैं, इनकी सेपरेट कॉपी होती है हर एक ऑब्जेक्ट के पास।
लेकिन अगर कोई मेथड है तो मेथड की सिर्फ एक सिंगल कॉपी होती है और सभी ऑब्जेक्ट उस सिंगल कॉपी को एक्सेस करते हैं। तो जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं अपनी स्टेट को सेव करने के लिए, जब मैं कह रही हूँ स्टेट को सेव करना, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट ने उन डेटा मेंबर्स को एक्सेस किया और उसमें कुछ चेंजेस किए, तो आपने इनिशियली जो डेटा मेंबर्स थे उनको 0 से इनिशियलाइज करवाया, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर S1 ऑब्जेक्ट ने उसमें कुछ चेंजेस किए और उसमें अपनी जो कॉपी थी उसमें आपको +2 कर दिया, या नेम में कुछ नेम इनिशियलाइज करवा दिया, एज में 24 इनिशियलाइज करवा दिया, और रोल नंबर में 1 इनिशियलाइज करवा दिया। तो S1 जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में उसकी स्टेट क्या हो गई? उसकी स्टेट होती है उसके मेंबर वेरिएबल्स जो कि वो एक्सेस कर रहा है उससे। तो मेंबर वेरिएबल्स की बात करें तो स्टूडेंट का नेम उसने कुछ सेव कर लिया, एज उसने कुछ सेव कर ली, और उसका रोल नंबर भी सेव कर लिया। इन द सेम वे जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो नेम में कुछ अलग डेटा स्टोर करेगा, एज में कुछ अलग डेटा स्टोर करेगा, और रोल नंबर भी कुछ अलग स्टोर करेगा। तो सभी डेटा मेंबर्स की अलग अलग कॉपी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के पास होती है, और हर एक ऑब्जेक्ट अपनी कॉपी में अपनी स्टेट को सेव करके रखता है। Now, as instance variable are declared in a class, these variables are created when an object of the class is created and destroyed when the object is destroyed. क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल हमारी क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, ये ना तो किसी मेथड, कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के अंदर क्रिएट किए जाते हैं, ये डायरेक्टली क्लास के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। तो क्लास के अंदर और मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक के बाहर। और ये जो वेरिएबल हैं ये तभी क्रिएटेड होते हैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को स्टोर कहाँ करे, तो वो करेंगे इंस्टेंस वेरिएबल में। तो इंस्टेंस वेरिएबल कब एग्जिस्टेंस में आए? तभी आए ना जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। सो जब ऑब्जेक्ट अपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो तब इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट हो जाते हैं, और जब वो डिस्ट्रॉय होता है, ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय होता है तब आपकी इंस्टेंस वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Unlike local variables, we may use access specifiers for instance variable. इसका मतलब ये है कि हमें पता है हमारे access specifier हमने पढ़े हैं C++ में, जिसमें public, protected, private। तो हम हमारे डेटा मेंबर्स में, क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स हम इनिशियलाइज करवाते थे या डिक्लेयर करवाते थे, उनके साथ हम एक्सेस मॉडिफायर्स, एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज भी करते थे कि ये पब्लिक है, ये प्राइवेट है, या प्रोटेक्टेड है, राइट? लेकिन लोकल वेरिएबल में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। लोकल वेरिएबल में हमेशा नॉर्मल आप डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम मेंशन करते हैं, और वो किसी मेथड के अंदर आप उसको डिक्लेयर, इनिशियलाइज एंड यूज करते हैं। उनके साथ कभी भी आप एक्सेस स्पेसिफायर्स नहीं लगाते। तो जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसमें आप एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन कर सकते हैं। और मान लीजिए जावा में आपने इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाए, लेकिन आपने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन ही नहीं किया, तो कंपाइलर का काम आता है फिर कि वो कुछ बाय डिफॉल्ट कोई एक्सेस स्पेसिफायर अटैच करे उस पर्टिकुलर इंस्टेंस वेरिएबल के आगे। जैसे C++ में बाय डिफॉल्ट क्या यूज होता था? पब्लिक। आई थिंक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है पब्लिक होता था, या मे बी प्राइवेट, आप प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे अभी कंफ्यूजन है इसमें। लेकिन जावा के केस में if we do not specify any access specifier then the default access specifier will be used. आपने अभी तक 3 ही एक्सेस स्पेसिफायर पढ़े हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो जावा में एक और एक्सेस स्पेसिफायर आ गया और वो है डिफॉल्ट। इसका नाम ही डिफॉल्ट है, इसलिए मैंने इसको अलग से हाईलाइट किया है। तो जब भी आप किसी भी तरह का एक्सेस स्पेसिफायर अगर मेंशन नहीं करते हैं तो कंपाइलर, जावा का जो कंपाइलर है वो इंस्टेंस वेरिएबल को के आगे डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर अटैच कर देता है। ओके, सो इंस्टेंस वेरिएबल हमारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, और अगर इनमें हम किसी भी तरह का एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं करते हैं तो वो डिफॉल्ट ले लेता है। जबकि C++ में हम प्राइवेट, हाँ प्राइवेट, जब भी C++ में कोई भी अगर आप एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं करते थे डेटा मेंबर्स के आगे, तो वो हमेशा उन्हें प्राइवेट कंसिडर करता था। हाँ, पब्लिक नहीं करता था, प्राइवेट कंसिडर करता था। सो ये मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया है। तो अभी आप डिफरेंस समझ लीजिए, जावा में क्या होता है? बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है, जबकि C++ में बाय डिफॉल्ट प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज में लिया जाता था। इनिशियलाइजेशन ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल इज नॉट मैंडेटरी। लोकल वेरिएबल में जहाँ पे इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी था, वहाँ पे
उसके बजाय इंस्टेंस वेरिएबल में ये मैंडेटरी नहीं है और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो जाती है. Okay, variable which are defined without the static keyword and are outside any method declaration are object specific and are known as instance variable. यहाँ पे एक और डेफिनेशन आपको देखने को मिल रही है इंस्टेंस वेरिएबल की, कि कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसके आगे हमने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया है और वो किसी भी मेथड डिक्लेरेशन स्कोप या कंस्ट्रक्टर के बाहर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल और वो हमेशा ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है. It is called instance variable because its value is instance specific and it is not shared among instances. वही बात है जो मैंने आपको बताई कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके पास एक सेपरेट कॉपी चली जाती है, वो शेयर्ड मोड में नहीं होता है. जो आपकी कॉपीज होती हैं डेटा मेंबर्स की, वो शेयर्ड मोड में नहीं होती. सबके पास अपनी पर्सनल कॉपी होती है और ऑब्जेक्ट उसमें अपनी स्टेट को सेव करते हैं. जबकि जो मेंबर फंक्शंस हैं वो शेयरेबल मोड में होते हैं. सब उस मेंबर, सारे ऑब्जेक्ट उस मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते हैं. लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंस्टेंस वेरिएबल्स आर स्टोर्ड ऑन द हीप. देखिए, लोकल वेरिएबल स्टैक में स्टोर होते हैं जबकि इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा हीप में स्टोर होते हैं. क्योंकि हीप में इसलिए होते हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो न्यू कीवर्ड के मदद से हम बनाते हैं. अभी मैंने आपको दिखाया जिसमें क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, फिर न्यू ऑपरेटर और फिर कंस्ट्रक्टर का नेम. तो वो जो न्यू ऑपरेटर हम यूज करते हैं, न्यू ऑपरेटर मेमोरी को एलोकेट करवाता है. वो कहाँ से करवाता है? हीप से करवाता है. तो अभी सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको दे रही हूँ, आपको डिटेल में नहीं जानना है. हीप, स्टैक, इन सबको हम आगे कमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे. तो अभी इंस्टेंस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम एक एग्जांपल देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह इंस्टेंस वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करवाते हैं, यूज करते हैं. सो हमने एक क्लास बनाई है यहाँ रेक्टेंगल से और इसके अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल हैं जो डबल टाइप के हैं. ये इंस्टेंस वेरिएबल, आपको मैंने अभी बताया कि जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो क्लास के अंदर लेकिन किसी पर्टिकुलर मेथड के बाहर होते हैं. तो ये जो दो वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम इंस्टेंस वेरिएबल क्लेम कर रहे हैं, क्या ये सही क्या वाकई में ये इंस्टेंस वेरिएबल है? क्या ये क्लास के अंदर है? जी हाँ, ये क्लास के अंदर है. क्या ये किसी भी मेथड के बाहर डिक्लेयर किए गए हैं? जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो हमारा मेन मेथड है, इसकी बॉडी से बाहर इनको डिक्लेयर किया गया है और इनके आगे स्टैटिक कीवर्ड भी नहीं लिखा है. तो ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हैं जो कि क्लास के अंदर और मेथड या ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर के बाहर डिक्लेयर किए गए हैं. तो ये हो गए हमारे इंस्टेंस वेरिएबल. अब इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे एक्सेस किया जाता है? इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा तभी क्रिएट किए जाते हैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उन्हें ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस किया जाता है और ऑब्जेक्ट की स्टेट्स को वो स्टोर करने के काम में आते हैं. और जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये इंस्टेंस वेरिएबल्स भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है? क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नेम, न्यू कीवर्ड और उस क्लास का कंस्ट्रक्टर. तो ये यहाँ पे आपने एक माई रेक्ट से एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है अगेन डबल टाइप का. सो डबल एरिया, एरिया इज द वेरिएबल नेम एंड टाइप इज डबल. अब आप मुझे बताइए कि ये किस तरीके का वेरिएबल है? क्या ये इंस्टेंस वेरिएबल है? देखिए, ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है ये क्लास के अंदर तो है. क्लास का स्कोप तो इस कर्ली ब्रेसेस से ओपन होके इस क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस तक जाता है. तो ये क्लास के अंदर तो है, लेकिन क्या ये किसी भी मेथड के बाहर डिक्लेयर किया गया है? नहीं. ये क्लास के अंदर तो है लेकिन ये मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर भी किया हुआ है. सो ये जो वेरिएबल है ये कैसा वेरिएबल होगा? लोकल वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में आप यही डिफरेंस देख सकते हैं. लोकल वेरिएबल में भी हमने ये कहा था कि आप स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाते और इंस्टेंस वेरिएबल में भी हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स की ही बात करते हैं. सो ये दोनों स्टैटिक नहीं हो सकते. दूसरा, जो लोकल वेरिएबल है वो किसी भी मेथड, कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के अंदर होता है, जबकि जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो क्लास के अंदर लेकिन किसी भी मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक के बाहर होता है. अब देखिए, अब हमें एक्सेस करना है इंस्टेंस वेरिएबल को. इन्हें इनिशियलाइज करना है पहले. सो इनिशियलाइज करने के लिए हमें पहले क्या लिखना पड़ा? ऑब्जेक्ट का नेम. क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपनी एक पर्सनल कॉपी होती है इंस्टेंस वेरिएबल की.
मान लो यहाँ पे myRect एक ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा मैं ऑब्जेक्ट बनाती myRect2, तो ये दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो इस केस में जब पहले वाला ऑब्जेक्ट है myRect, इसको अगर वो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस वेरिएबल्स में वैल्यू को स्टोर करवाना चाह रहा है तो कैसे करेगा? आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, हमारे केस में है myRect, फिर आप डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और आप उस इंस्टेंस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिस इंस्टेंस वेरिएबल में आप डेटा को एंटर करवाना चाहते हैं। तो 10 हमने किस में स्टोर करवा दिया? लेंथ में। लेकिन लेंथ जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल 10 स्टोर कर रहा है और वो 10 जो है वो पर्टिकुलर किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है? myRect। अगर मुझे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लेंथ वेरिएबल के अंदर डेटा को एंटर करवाना होता तो मैं क्या करती? मैं करती myRect1, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक myRect और एक myRect1। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक का एग्जांपल है, लेकिन आप विजुअलाइज कीजिए कि यहाँ पे myRect1 से भी एक और ऑब्जेक्ट है। अब सबके पास जब अपनी पर्सनल कॉपी है, तो मैंने तो अभी सिर्फ myRect की जो पर्सनल कॉपी थी लेंथ, उसमें वैल्यू असाइन करवाई है। मैं चाह रही हूँ जो दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने अभी बनाया है myRect1 करके, उसमें लेंथ की वैल्यू अगर मैं 20 डालना चाहती हूँ तो फिर मैं कैसे लिखूंगी? मैं सेम इसी पैटर्न में लिखूंगी, लेकिन अब ऑब्जेक्ट का नेम चेंज हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट का नेम क्या हो जाएगा? myRect1 डॉट लेंथ, और उसमें इनिशियलाइज 10 की जगह क्या करवा दूंगी मैं? 20। तो आप इसको विजुअलाइज कीजिए और आप ये फील करेंगे जब आप विजुअलाइज करेंगे कि हर एक ऑब्जेक्ट की एक एक अलग कॉपी है और वो सब ऑब्जेक्ट अपनी अलग अलग कॉपी में अपनी अलग अलग वेरिएबल्स में अलग अलग वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं। और वो वैल्यूज स्टोर करने का मतलब ही है कि वो अपनी स्टेट को स्टोर कर रहे हैं। इसी तरीके से दूसरे मेंबर वेरिएबल में या इंस्टेंस वेरिएबल में आप टाइम स्टोर कर देते हैं। और जब आपको इस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो आप ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त भी ऑब्जेक्ट का नेम डॉट इंस्टेंस का नेम, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं दैट इज एस्ट्रिक्ट, और ऑब्जेक्ट का नेम डॉट दूसरे इंस्टेंस वेरिएबल का नाम, और इन सबको आप स्टोर कर रहे हैं किसमें? एरिया में। अब ये एरिया क्या था? एरिया था हमारा लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लोकल वेरिएबल से क्या करवाना चाह रहे हैं? इस लोकल वेरिएबल में इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं उनके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं और फिर उस लोकल वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। आप ऑब्जेक्ट के जो दो इंस्टेंस वेरिएबल है, यहाँ पे ये जो दो इंस्टेंस वेरिएबल बनाए गए उसके अंदर आपने 10 स्टोर करवा दिया, तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन, ये हो गया अब ऑपरेशन पार्ट। तो आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 10 इंटू 10 का, तो 100 जो रिजल्ट आएगा वो किस में स्टोर होगा? इस एरिया में, जो कि लोकल वेरिएबल है। और ये किसके स्कोप के अंदर आता है? मेन मेथड के। और आप इसी स्कोप के अंदर इसको प्रिंट भी करवा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल और आगे आ जाएगा 100। तो आप समझ पाए होंगे कि इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है और इंस्टेंस वेरिएबल किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं और किस तरीके से एक्सेस किए जाते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड होते हैं, इसलिए वो हमेशा ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऑपरेटर और फिर उनका नाम इंस्टेंस वेरिएबल का नाम, तो इस पैटर्न में ही एक्सेस करते हैं। जबकि लोकल वेरिएबल को किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ आप अटैच नहीं करते हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते, इसलिए आप उनको फ्रीली यूज कर सकते हैं। आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी मेथड के अंदर के लोकल है, तो लोकल वेरिएबल को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और जो थर्ड टाइप का हमारा वेरिएबल है वो है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल्स आर ऑल्सो नोन एज क्लास वेरिएबल्स। इनको हम क्लास वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे डायरेक्ट पूछें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि व्हाट डू मीन बाय क्लास वेरिएबल्स, तो आप डायरेक्टली समझ जाइएगा कि क्लास वेरिएबल माने कि स्टैटिक वेरिएबल की बात हो रही है। दीज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड सिमिलरली एज इंस्टेंस वेरिएबल। देखिए ये एकदम इंस्टेंस वेरिएबल की तरह है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि इनके आगे हम क्या कीवर्ड लगा देते हैं? स्टैटिक कीवर्ड। ओके, so these variables are declared similarly as instance variables. The difference is that static variables are declared using the static keyword within a class, outside any method, constructor or block। या मेथड और कंस्ट्रक्टर के बीच में कॉमा है, आप अपने जो पीपीटी में आपको शेयर करो उसमें कॉमा लगा दीजिएगा। सो स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इंस्टेंस वेरिएबल के आगे हम स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाते
और जो स्टैटिक वेरिएबल है उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, स्टैटिक कीवर्ड। और अगर आपने इंस्टेंस वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगा दिया तो वो किस कैटेगरी के वेरिएबल हो जाएंगे, आप थर्ड कैटेगरी के। और थर्ड कैटेगरी क्या है, स्टैटिक वेरिएबल। सो ये स्लाइड डिफरेंस है, बाकी सब सेम है कि आप क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, लेकिन आप किसी भी मेथड, कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के बाहर ही उनको डिक्लेयर करते हैं। So unlike instance variable, we can only have one copy of a static variable per class, irrespective of how many objects we create. इंस्टेंस वेरिएबल में जो वेरिएबल्स थे वो इंस्टेंस स्पेसिफिक थे, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक थे। हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपने इंस्टेंस वेरिएबल की अलग कॉपी होती है और वो उस कॉपी पे काम करता है। लेकिन अगर आपने किसी वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल बना रखा है, उस केस में उस स्टैटिक वेरिएबल की सिर्फ एक सिंगल कॉपी बनी हुई रहती है और वो क्लास से रिलेटेड होती है। अब वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हुई तब तो वो इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपनी अपनी कॉपी होगी। तो ये डिफरेंस है स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल का। इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो क्लास से रिलेटेड होता है, तो उसकी सिर्फ एक सिंगल कॉपी होती है। चाहे आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10 करो, 1 करो, 100 करो, एक ही आपको वेरिएबल की कॉपी मिलेगी और सभी ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर कॉपी को एक्सेस करेंगे, मतलब कि वो जो वेरिएबल है वो शेयरेबल मोड में होता है। So static variable are created at the start of program execution and destroyed automatically when execution ends. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड तो है नहीं स्टैटिक वेरिएबल, तो जब इंस्टेंस वेरिएबल की बात हो रही थी तो हमने ये कहा था कि इंस्टेंस वेरिएबल जो है ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तभी क्रिएट हो जाएंगे और ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय होगा तभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल तो क्लास से रिलेटेड है, तो क्लास का मतलब ये हो गया कि जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, एग्जीक्यूशन में आया, तब स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट होते हैं, और जब आपके उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एंड हो गया तभी वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होते हैं, क्योंकि वो क्लास से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो इसका स्कोप लंबा चलता है, ये पूरे प्रोग्राम स्टार्ट होने से लेके एंड होने तक ये एग्जिस्टेंस में रहता है, जबकि इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट के क्रिएट और डिस्ट्रॉय होने तक एग्जिस्टेंस में रहते हैं। और जो लोकल वेरिएबल्स है वो सिर्फ मेथड के ओपन होने और क्लोज होने में, ओपन या एंड होने तक में ही एग्जिस्टेंस उनकी रहती है। तो आप देख रहे हैं कि लोकल वेरिएबल का तो स्कोप बहुत छोटा हो गया, फिर इंस्टेंस वेरिएबल का थोड़ा बड़ा हो गया और स्टैटिक वेरिएबल का और भी ज्यादा स्कोप बड़ा हो जाता है। Now initialization of static variable is not mandatory, जैसा कि हमने इंस्टेंस वेरिएबल में, ये पूरा सेम है इंस्टेंस वेरिएबल से। इंस्टेंस वेरिएबल में भी इनिशियलाइज करना मैंडेटरी नहीं था और डिफॉल्ट वैल्यू वो भी 0 ले रहा था। सेम जो स्टैटिक वेरिएबल है उसको भी इनिशियलाइज करना मैंडेटरी नहीं है और उसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही होती है। लेकिन लोकल वेरिएबल में जो है आपको इनिशियलाइजेशन करवाना मैंडेटरी होता है। If we access the static variable like instance variable through an object, मान लीजिए हम क्या करें, हमने ये बोला कि अच्छा स्टैटिक वेरिएबल क्लास से अटैच होते हैं, चलो कोई नहीं, हम एक कोशिश करते हैं कि हम उनको एज ए इंस्टेंस वेरिएबल के तौर पे एक्सेस करने की कोशिश करें। और इंस्टेंस वेरिएबल को हम कैसे एक्सेस करते हैं, हम ऑब्जेक्ट के नेम के साथ एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट और उस इंस्टेंस वेरिएबल का नेम, इसी तरह एक्सेस किया था। अगर आप उसी तरीके से स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना चाहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, फिर डॉट ऑपरेटर लिखा और फिर उस स्टैटिक वेरिएबल का नाम लिखा, तो कंपाइलर आपको एक वार्निंग देगा, सिर्फ वार्निंग देगा, प्रोग्राम को हॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये जिस ऑब्जेक्ट के साथ इसने अटैच करवाया है, मैं उस ऑब्जेक्ट की क्लास को ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देता हूँ इस ऑब्जेक्ट नेम के साथ। इस पॉइंट को समझे आप लोग? If we access this static variable like instance variable through an object, the compiler will show the warning message and it won't halt the program. अगर ऑब्जेक्ट के साथ आप स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना चाहोगे तो आप उसको स्पेसिफिक बनाने की कोशिश करो कि इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही इसमें चेंजेस हो, तो कंपाइलर वहाँ हॉल्ट तो नहीं करेगा लेकिन वार्निंग जरूर आपको दे देगा। और वार्निंग देने के बाद वो अपनी तरफ से क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट का नाम जिसके साथ आप स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहे थे, उस ऑब्जेक्ट के नाम को चेंज कर देगा या रिप्लेस कर देगा, किससे, क्लास नेम से, ऑटोमेटिकली। सो द कंपाइलर विल रिप्लेस द ऑब्जेक्ट नेम टू क्लास नेम ऑटोमेटिकली। इफ वी एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल विदाउट द क्लास नेम, मान लीजिए हम तो क्लास नेम भी नहीं लिख रहे, ना हमने ऑब्जेक्ट नेम लिखा ना हमने क्लास नेम लिखा, अब क्या होगा,
अब भी कंपाइलर अपने रोल में आएगा और ऑटोमेटिकली क्लास का नेम जो है स्टैटिक वेरिएबल के साथ अपेंड कर देगा. To access static variables, we need not create an object of that class. We can simply access the variable with class name. Static variables को access करने के लिए हमें object create करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो object specific होते ही नहीं हैं. हमारे पास क्योंकि class है तो हम तो class के name को use करते हुए उसको simply access कर लेंगे. तो आप instance variable और static variable में difference line by line समझ पा रहे होंगे. Now आप एक example देखिए. मैंने क्लास बनाई EMP और यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं. ठीक है, अगर आप यहाँ स्टैटिक को हटा देते हैं तो ये कैसे वेरिएबल्स बन जाएंगे? इंस्टेंस वेरिएबल्स. लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया इसलिए ये हो गए स्टैटिक वेरिएबल. सो सैलरी एंड नेम आपका स्टैटिक वेरिएबल्स हैं. ये क्लास के अंदर है और किसी भी मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक से बाहर है. अब आपने दूसरी क्लास बनाई EMP डेमो. उसके अंदर अभी तक तो हम एक ही क्लास में सारा काम कर रहे थे. अभी यहाँ पे 2 क्लास है. पहली क्लास है क्लास EMP जिसमें स्टैटिक वेरिएबल यूज करे हैं और दूसरी क्लास है आपकी EMP डेमो. अब क्या है, यहाँ पे जो मेन मेथड है उसमें आपने क्या किया, सैलरी को एक्सेस कर रहे हैं. सैलरी किसका है? सैलरी जो वेरिएबल है वो स्टैटिक वेरिएबल है और वो इस EMP क्लास का है. तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर रहे हैं यू आर एक्सेसिंग द स्टैटिक वेरिएबल सैलरी of the class EMP without even creating the object. So यहाँ पे आपने क्या किया, EMP डॉट ऑपरेटर की मदद से ही एक्सेस करेंगे. लेकिन यहाँ पे अब EMP क्या है? क्लास का नेम है. ये देखिए इस क्लास का नेम आपने इस स्टैटिक वेरिएबल के साथ लिखा और फिर आपने 1000 उसमें इनिशियलाइज करवा दिया. और जब आप प्रिंट करवा रहे हैं तो भी आप सेम वे में EMP डॉट नेम में आपने यहीं पे इनिशियलाइज करवा दिया था. देखिए मैंने कहा था कि स्टैटिक को इनिशियलाइज करवाना इज नॉट मैंडेटरी. तो सैलरी में तो यहाँ बाय डिफॉल्ट 0 आ गया होगा, लेकिन नेम में आपने यहाँ पे पहले ही हर्ष नाम से इनिशियलाइज करवा दिया. तो EMP डॉट नेम प्रिंट करवाएगा और उसके बाद ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी और फिर होगी सैलरी के अंदर जो भी डेटा आपने एंटर करवाया है. सो मैंने क्या कहा था कि जो आपका स्टैटिक वेरिएबल होता है उसका जो स्कोप होता है वो प्रोग्राम के स्टार्ट और एंड तक रहता है. ये क्लास स्पेसिफिक भी नहीं होता कि मेरी EMP क्लास ओपन हुई और क्लोज हुई तो अब मेरा स्टैटिक वेरिएबल को मैं एक्सेस नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है. चाहे वो किसी भी क्लास में बनाया गया हो, आप दूसरी क्लास में डायरेक्टली उसको स्टैटिक वेरिएबल्स को इस तरह एक्सेस कर सकते हैं. और स्टैटिक वेरिएबल की जो एग्जिस्टेंस है वो प्रोग्राम के स्टार्ट होने से लेके उसके एंड होने तक रहती है. सो ये एक एग्जांपल है आपके स्टैटिक वेरिएबल का. एक कंबाइंड एग्जांपल आपको डिफरेंस समझाने के लिए मैं यहाँ पे देखिए, एक क्लास है A. यहाँ पे आपने क्या किया, इंट डेटा 50. ये कैसा वेरिएबल है? क्या ये लोकल है? नहीं, लोकल नहीं है क्योंकि कोई भी मेथड, ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर के अंदर तो बनाया नहीं गया है और इस पे स्टैटिक भी नहीं लगा है. तो इसका मतलब ये कैसा वेरिएबल हुआ? ये इंस्टेंस वेरिएबल हुआ. ये क्लास, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक वेरिएबल है. दूसरा इंट m, ये क्या किसी मेथड के अंदर है? नहीं. क्या किसी क्लास के अंदर है? हाँ, क्लास के अंदर और मेथड के बाहर है लेकिन स्टैटिक कीवर्ड के साथ है. तो ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है. ये कैसा वेरिएबल है? स्टैटिक वेरिएबल. अब इस क्लास में एक मेथड है void मेथड और इसके अंदर आपने एक वेरिएबल यूज लिया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट n. ये कैसा वेरिएबल है? क्या ये क्लास के अंदर है? हाँ, ये क्लास के अंदर है. क्या ये मेथड के बाहर है? नहीं, ये मेथड के भी अंदर है. क्लास के अंदर और मेथड के अंदर, मतलब कि ये कैसा वेरिएबल हुआ? लोकल वेरिएबल. सो ये डिफरेंस है. कंबाइंड एग्जांपल से आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि आपका लोकल वेरिएबल, आपका इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में दिखने में कैसा डिफरेंस होता है. और एक्सेस और उसको इनिशियलाइज करने का जो डिफरेंस है वो हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं. इस टॉपिक को और एक्सप्लोर करने के लिए आप इन वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम वेरिएबल के स्कोप को डिस्कस करेंगे. सो टिल देन, थैंक यू सो मच.